गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन में आज का वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हुबली साउथ वेस्टर्न रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 21 नवंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन क्लियर नहीं है और क्वेश्चन का सेटिंग ऊपर नीचे है, तो उसको थोड़ा एडजस्ट करके चलिए। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में और सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन में। व्हाट डोज 1:50 मीन्स इन एन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो यहीं पर देखिए, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में 1:50 है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ऑप्शन ए में ही है। ठीक से उसको आप लोग ऑप्शन रीड कीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन ए में है, देखिए सही आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, 1 यूनिट ऑन ड्राइंग इक्वल्स 50 यूनिट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो यहीं पर जो 1:50 इसका मतलब है कि 1 यूनिट ड्राइंग में जो लेंगे वो 50 यूनिट होगा जो आप लोग ऑब्जेक्ट में लेंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए सेक्शन व्यू इन एन इंजीनियरिंग ड्राइंग। एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो सेक्शनल व्यू होता है, सेक्शन व्यू होता है, तो इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन को देखते हैं, पहले रीड करते हैं। तो यहीं पर अब अगर आप लोग प्रॉपर इसका ऑप्शन में चलेंगे तो यहीं पर हम लोग देखेंगे कि देखिए क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है, इसको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। तो यहीं पर ऑप्शन हम लोग चलेंगे ऑप्शन सी में। तो यहीं पर जो सेक्शन व्यू रहता है, सेक्शनल व्यू रहता है, इसका जो पर्पोज होता है, इसका क्या पर्पोज होता है, उद्देश्य क्या होता है, टू शो द इंटरनल डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कटिंग इट टेक अलोंग ए प्लेन। तो ये हो जाएगा आप लोग का, ये जो सेक्शनल व्यू होता है, सेक्शन व्यू होता है, इसका पर्पज यही होता है कि जो इंटरनल जो डिटेल्स होता है एक ऑब्जेक्ट का, इसको हम लोग दिखाएंगे, जो कि एक कटिंग आप लोग का जो पीस करके दिखाएंगे, कटिंग इट अलोंग ए प्लेन, एक प्लेन में ये कटिंग करके उसको दिखाया जाएगा सेक्शनल व्यू को। तो इसका पर्पज यही रहता है कि इंटरनल डिटेल्स जो ऑब्जेक्ट का रहता है उसी को ही दिखाया जाता है सेक्शनल व्यू करके, सेक्शन व्यू करके। नेक्स्ट चलते हैं। अंडर द आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन एक्ट HOER व्हिच कैटेगरी ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज हैज द स्ट्रिक्ट वर्किंग आवर्स रेस्ट्रिक्शन। तो यहीं पर देखिए, जो आप लोग का HOER के अंतर्गत जो 4 कैटेगरी होता है, इसमें आप लोग का ऐसा कौन सा कैटेगरी है जिसमें जो एम्प्लॉय, इसमें जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, इनका जो वर्किंग सिस्टम होता है बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। तो ये जो आप लोग का हो जाएगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा इंटेंसिव वर्कर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का जो आंसर है ये हो जाएगा इंटेंसिव वर्कर। तो इसमें HOER के अंतर्गत जो आप लोग का इंटेंसिव कैटेगरी में आते हैं, इनका काम बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, हिलने का भी मौका नहीं मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेक्शन कंट्रोलर, जो सेक्शन कंट्रोलर रहते हैं, या जो RRI जो रिले रूट इंटरलॉकिंग सिस्टम में काम करते हैं, रिले रूट इंटरलॉकिंग RRI रिले रूट इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये सब में जो काम करते हैं, सेक्शनल कंट्रोलर, सेक्शन कंट्रोलर, ये सब जो जॉब होता है बहुत ही टाइट जॉब होता है, स्ट्रिक्ट जॉब होता है। तो ये सही आंसर हो जाएगा आप लोग का इंटेंसिव कैटेगरी।
नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन फॉर रिसीविंग कंपेंसेशन अंडर वर्कमेंस कंपेंसेशन एक्ट 1923। तो यहीं पर देखिए जो श्रमिक मुआवजा अधिनियम है, श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923 है, इसका जो आप लोग का इसी के अंतर्गत यहीं पर पूछ रहा है क्वेश्चन कि नॉट ए कंडीशन फॉर रिसीविंग कंपेंसेशन। तो यहीं पर आप लोग का ये आप लोग का एक कंडीशन शर्त नहीं होगा जो मुआवजा आप लोग का पाने के लिए, रिसीव करने के लिए। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में अगर आप लोग ठीक से देखेंगे तो यहीं पर देख लीजिए कि जैसे कि ऑप्शन ए में दिया है इंजुरी कॉस्ट ड्यू टू पर्सनल नेग्लिजेंस। तो आप लोग का व्यक्तिगत लापरवाही के वजह से अगर कोई आप लोग का इंजुरी होता है, कोई चोट लगता है, तो इसमें आप लोग का वर्कमैन जो कंपेंसेशन एक्ट 1923 है, इसका अंतर्गत आप लोग को कंपेंसेशन मिलेगा ही नहीं। तो ऑप्शन ए ही यहीं पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग आवर्स पर डे फॉर एन एडल्ट वर्कर अंडर द फैक्ट्री एक्ट। तो यहीं पर देखिए जो कारखाना जो आप लोग का अधिनियम है, कारखाना नियम के अनुसार, अधिनियम के अनुसार जो 1948 फैक्ट्री एक्ट होता है, इसके अनुसार यहीं पर आप लोग का पूछा है कि मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग आवर्स पूछा है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जो 8 आवर्स होता है, ये क्या होता है आप लोग का फैक्ट्री एक्ट के तहत ये नॉर्मल वर्किंग आवर है। और यहीं पर आप लोग का जो फैक्ट्री एक्ट 1948 का जो सेक्शन 4 है, सॉरी सेक्शन जो आप लोग का 54 है, सेक्शन 54, ये क्या कहता है, एक आप लोग का जो कारखाना में काम करते हैं जो कर्मचारी हैं उनके लिए मैक्सिमम आप लोग का जो वर्किंग परमिसिबल वर्किंग आवर हो जाएगा, ये आप लोग का 9 घंटा 9 आवर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए, ये 9 आवर्स जो होगा ये मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग आवर पर डे हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन 5S मेथोडोलॉजी। तो यहीं पर देखिए जो 5S टर्म जो कि आप लोग का पहले ये जापान में शुरू हुआ था, कोई भी एक आप लोग का जो आप लोग का वर्क प्लेस रहेगा तो इसमें आप लोग का जो वर्क कल्चर होगा ये बेहतरीन होगा। आप लोग का कोई भी अनुष्ठान में या कोई भी कारखाना में, तो ये आप लोग का जो वर्किंग कल्चर बढ़िया बनाने रखने के लिए, वर्क एफिशिएंसी, प्रोडक्शन, ये सब आप लोग का एकदम बढ़िया होने के लिए जो जापान में ही पहले ये 5S टेक्नोलॉजी या 5S टर्म को यूज किया गया था। तो इसमें आप लोग का पूछ रहा है तो 4 जो आप लोग का टर्म होता है इसमें से देखिए कौन सा आप लोग का नहीं है पूछ रहा है। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर 5S 5 टर्म है, तो इसमें आप लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा इसमें मैचिंग नहीं है, इसमें कौन सा छूटा हुआ है। तो यहीं पर नॉट ए स्टेप पूछ रहा है, कौन सा आप लोग का एक स्टेप नहीं है 5S जो मेथोडोलॉजी है। तो यहीं पर देख लीजिए ये शॉर्ट है, ये तो आप लोग का उसमें शामिल है, सस्टेन भी है, स्टैंडर्डाइज भी है, लेकिन ये सिंप्लीफाई बोल के कोई आप लोग का स्टेप नहीं है। तो इसका जो 5 स्टेप है ये भी आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग का शॉर्ट हो गया, इसके बाद सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, और सस्टेन। तो ये 5 टर्म होता है जिसमें से कि आप लोग का जो सिंप्लीफाई है इसके अंतर्गत नहीं है। तो ऑप्शन डी यहीं पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहीं पर देखिए क्वेश्चन का सेटिंग थोड़ा ठीक नहीं है, आप लोग का अप डाउन साइड करके ही इसको साइड बाय साइड
यहीं पर एक्सप्लेन करवाना पड़ रहा है, तो इसको एडजस्ट करके आप लोग चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन भी देखिए क्लियर नहीं है। व्हाट डूज एन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम IMS इन इंडियन रेलवे एम टू इंटीग्रेट? तो यहीं पर आप लोग का जो IMS है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है IMS का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, IMS इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, ये कौन कौन सा ISO को लेके ही ये आप लोग का IMS बना हुआ है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम? किस किस आप लोग का ISO सर्टिफिकेशन किया गया है, मिला के ये इंटीग्रेट हुआ है, एकीकृत हुआ है? तो देखते हैं इसमें। तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं। तो यहीं पर आप लोग का इसका जो सही आंसर होगा, ये ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी में चलेंगे। ऑप्शन बी में देख लीजिए, क्वालिटी एनवायरनमेंट एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये तीनों को लेके ही इंटीग्रेट किया गया है, मिलाया गया है, और इससे आप लोग का बना है IMS बना है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें आप लोग का पहले क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम देख लेते हैं, QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आप लोग का जो QMS है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये ISO 9001, इसको याद रखिए, ये भी एग्जाम में आ ही रहा है। इसके बाद एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ISO 14001, फिर आप लोग का ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 45001। तो ये तीनों को मिला के ही IMS बना हुआ है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई इज ISO 3834 इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन रेलवे? तो यहीं पर देखिए ISO 3834 के बारे में बोला गया है, जो कि वेल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ये जुड़ा हुआ है। WMS वेल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये आप लोग का ISO इसमें 3834 का सर्टिफिकेशन है। तो यहीं पर आप लोग का पहला ही ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए, एंश्योर द क्वालिटी ऑफ वेल्डेड कंपोनेंट इन रोलिंग स्टॉक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रेलवे में आप लोग का जो रोलिंग स्टॉक में जो वेल्डिंग हुआ है, जो जो कंपोनेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको एंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए आप लोग का ISO 3834 सर्टिफिकेशन किया गया है। ऑप्शन ए ही यहीं पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच स्टैंडर्ड इज कॉमनली यूज्ड फॉर एनर्जी मैनेजमेंट इन इंडियन रेलवे? तो यहीं पर देखिए ISO सर्टिफिकेशन एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, EMS एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके लिए जो ISO सर्टिफिकेशन है इंडियन रेलवे के लिए, ये क्या हो जाएगा? जो कि इंडियन रेलवे में यूज किया जा रहा है आप लोग का EMS एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। सो इसके लिए जो ISO सर्टिफिकेशन आप लोग का किया गया है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आप लोग का ISO 50001 हो जाएगा, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 50001। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो यहीं पर आप लोग का ये तो ISO 9001 ऑलरेडी यहीं पर डिस्कशन हुआ ही है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। ISO जो 40001 है, ये एनवायरनमेंट, ये भी EMS लिखा जाता है, लेकिन ये आप लोग का एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसको EN करवा दे रहे हैं आप लोग को जानने का सुविधा के लिए। और 3834 जो है, ये वेल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है। नेक्स्ट चलते हैं, द फ्लेंज थिकनेस ऑफ द स्टैंडर्ड व्हील प्रोफाइल ऑफ इंडियन रेलवे इज मेजर्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ। तो यहीं पर देखिए आप लोग का फ्लेंज थिकनेस, फ्लेंज का थिकनेस आप लोग मेजर करेंगे, तो ये फ्लेंज का टिप से कितना आप लोग का डिस्टेंस आप लोग नीचे या ऊपर
इसको मेजर करेंगे तो फ्लैंज टिप से आप लोग का जो फ्लैंज का टिप होगा, टिप पर्सन होगा, उससे कितना डिस्टेंस नीचे इसको मेजर करेंगे। तो देखते हैं, यहीं पर आप लोग का जो क्वेश्चन है, फ्लैंज का थिकनेस मेजरमेंट करेंगे। मेजरमेंट करने के लिए आप लोग का जो सिस्टम है इसको देखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन क्या क्या है पहले रीड कर लेते हैं। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, अगर ऑप्शन आप लोग ठीक से रीड करेंगे तो यहीं पर देखिए साइड बाय साइड ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसको आप लोग को ये क्वेश्चन सेट थोड़ा अजीब लगेगा, तो इसमें हम लोग सही आंसर में चलेंगे। तो यहीं पर आप लोग का आंसर देखेंगे, तो यहीं पर आप लोग देख लीजिए 13 mm फ्रॉम द टिप। तो आप लोग का फ्लैंज का जो टिप होगा यहीं से आप लोग का 13 mm नीचे आप लोग इसका मेजरमेंट लेंगे, फ्लैंज का थिकनेस का मेजरमेंट लेंगे। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। तो नया कंडीशन में ये देखिए आप लोग का कोचिंग का केस में 29.4 mm फ्लैंज का थिकनेस न्यू कंडीशन में, और इसका जो कंडमनिंग होगा ये 22 mm। तो इसी हिसाब से वागन का केस में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए जो फ्लैंज का थिकनेस मेजरमेंट करेंगे नया कंडीशन में कितना होगा और कंडमनिंग कंडीशन में कितना होगा, जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। तो नेक्स्ट चलते हैं। द स्लोप ऑफ द ट्रेड ऑन द स्टैंडर्ड इंडियन रेलवे व्हील प्रोफाइल इज। तो यहीं पर देखिए जो इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड में जो व्हील प्रोफाइल यूज किया जा रहा है, इसमें आप लोग का स्लोप पूछ रहा है, कितना स्लोप रहेगा, स्लोपिंग कितना रहेगा ये ट्रेड पर्सन में स्टैंडर्ड इंडियन रेलवे व्हील प्रोफाइल के लिए। तो ये हो जाएगा 1:20 का स्लोपिंग रहता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। इक्वलाइजिंग स्टे इन ए बॉगी इज फिटेड बिटवीन। तो यहीं पर देखिए इक्वलाइजिंग स्टे ये कहाँ पर फिट होता है एक बॉगी में, ये आई शेप कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये लोअर स्प्रिंग प्लग और बोल्स्टर के बीच में फिट होता है। इक्वलाइजिंग स्टे जो फिट होता है लोअर स्प्रिंग प्लग और बोल्स्टर का बीच में, ये कनेक्ट करता है, ये दोनों को कनेक्ट करता है इक्वलाइजिंग स्टे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अलाइनमेंट ऑफ एक्सेल गाइड शुड बी मेजर्ड विथ रेफरेंस टू। तो यहीं पर देखिए जो एक्सेल गाइड का जो अलाइनमेंट होगा उसको हम लोग मापेंगे, मेजरमेंट उसका लेंगे। तो किसको रिफरेंस लेके ही इसका मेजरमेंट लिया जाएगा, जो एक्सेल गाइड अलाइनमेंट का आप लोग मेजरमेंट करेंगे विथ रेफरेंस टू, किसको रिफरेंस लेके इसको करना पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा BSS ब्रैकेट हो जाएगा। BSS हैंगर का जो ब्रैकेट होता है इसको ही हम लोग रेफरेंस लेंगे, क्या चीज़ के लिए, मेजरमेंट करेंगे एक्सेल गाइड अलाइनमेंट का। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी BSS ब्रैकेट। BSS का फुल फॉर्म ये भी जान लीजिए, बोल्स्टर स्प्रिंग सस्पेंशन। बोल्स्टर स्प्रिंग सस्पेंशन। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सेल एंड होल शुड बी चेक्ड विथ गेज फॉर करेक्ट। यहीं पर देखिए जो एक्सेल का एंड होल होता है इसको चेक करेंगे। तो ये आप लोग का किस प्रकार का गेज के माध्यम से इसको चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए जो गेज यूज किया जाएगा ये थ्रेड प्लग गेज होगा। तो थ्रेड प्लग गेज के माध्यम से हम लोग क्या चेक करेंगे, इसका जो इंटरनल थ्रेड्स रहेगा या पिच डायमीटर रहेगा या किस प्रकार का थ्रेड टाइप है, इसको मेजरमेंट करने के लिए थ्रेड प्लग गेज यूज किया जाएगा। एक्सेल एंड होल को चेक करने के लिए जो गेज यूज करेंगे थ्रेड प्लग गेज। ऑप्शन ए के साथ चलिए। ये देखिए क्वेश्चन फिर से आप लोग का क्लियर आया नहीं है,
तो इसको एडजस्ट करके आप लोग को जैसे हम रीड कर रहे हैं उसी हिसाब से आप लोग इसको समझने का कोशिश कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड फॉर हार्डनेस टेस्टिंग मेथड ऑफ मेटल्स। मेटल का हार्डनेस टेस्टिंग करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है, यहीं पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉकवेल टेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए, रॉकवेल टेस्ट। इसके साथ साथ हम लोग BHN टेस्ट भी करते हैं, ये होता है ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग। जो BHN नंबर रहता है ये भी एग्जाम में आता है, ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग। तो ये भी मेथड है जो मटेरियल का हार्डनेस टेस्टिंग करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ टेम्परिंग इज प्राइमरीली यूज टू। तो यहाँ पर देखिए जो टेम्परिंग का प्रोसेस है, तो टेम्परिंग जो प्रोसेस करते हैं एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है टेम्परिंग। तो इसमें आप लोग का टेम्परिंग करने के बाद मटेरियल में क्या देखा जाता है, क्या प्रॉपर्टी इसमें चेंजेस होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी में देख लेते हैं। ऑप्शन बी में दिया है, अगर कोई भी मेटल का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो टेम्परिंग है वो करते हैं, वो करने के बाद आप लोग का क्या हो जाएगा, इम्प्रूव टफनेस बाय रिड्यूसिंग ब्रिटलनेस। तो यहीं पर आप लोग का यहीं पर क्या इम्प्रूव हो जाएगा, ये इम्प्रूव होगा, टफनेस इंक्रीज होगा, आप लोग का इम्प्रूव हो जाएगा या इंक्रीज होगा टफनेस। और इसमें आप लोग का क्या डिक्रीज होगा, क्या रिड्यूस होगा, ब्रिटलनेस, ये डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग मेथड यूजेस कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड दैट इज कोटेड विथ फ्लक्स। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार का वेल्डिंग मेथड में जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे ये कंज्यूम हो जाएगा, ये आप लोग का यूज हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें आप लोग का जो आप लोग इलेक्ट्रोड यूज करेंगे ये फ्लक्स से भी कोटिंग होके रहेगा। तो इस प्रकार का वेल्डिंग का आप लोग का नाम क्या है, तो इस प्रकार का वेल्डिंग का नाम देखेंगे। इसमें आप लोग का वेल्डिंग मेथड ऐसा वेल्डिंग मेथड जिसमें इलेक्ट्रोड जो है ये आप लोग का फ्लक्स कोटिंग रहेगा, इसके साथ साथ ये कंज्यूम हो जाएगा, ये वेल्डिंग करते करते ये ख़त्म भी होगा, इसमें यूज हो जाएगा वेल्डिंग मेथड में। तो इस प्रकार का वेल्डिंग मेथड ऑप्शन में देखेंगे, जैसे कि ऑप्शन ए में टिक दिया हुआ है इसी हिसाब से ऑप्शन में चलते हैं। बाकी सब ऑप्शन जो है तो यहीं पर देख लीजिए, जो ऑप्शन आप लोग का सी है जो कि SMAW वेल्डिंग दिया है। तो यहीं पर आप लोग का SMAW जो वेल्डिंग है ये सही आंसर हो जाएगा। और इस वेल्डिंग का माध्यम से ही आप लोग का जो फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड ये कंज्यूम हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। इसका फुल फॉर्म होता है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, या इसको MMAW भी बोला जाता है। इसको MMAW वेल्डिंग, इसको SMAW वेल्डिंग, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और MMAW आर्क वेल्डिंग भी बोला जाता है, जो कि इसका फुल फॉर्म है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। टीक वेल्डिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर। यहीं पर देखिए टीक वेल्डिंग जो हम लोग यूज करते हैं ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। तो टंगस्टन इनट गैस वेल्डिंग इसका फुल फॉर्म होता है TIG का, टंगस्टन इनट गैस वेल्डिंग। ये आप लोग का यूज होता है, जनरली इसको यूज करेंगे। तो कौन सा केसेस में इसको यूज करेंगे, तो इसको यूज करेंगे हम लोग
थिन सेक्शन ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल वेल्डिंग के लिए जनरली हम लोग टीक वेल्डिंग को यूज करेंगे। दो पतला सेक्शन रहेगा फेरस और नॉन फेरस मेटल के लिए, इसी का ही वेल्डिंग के लिए ही हम लोग टीक वेल्डिंग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन द नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस स्टील इज हीटेड टू ए टेम्परेचर अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन, तो यहीं पर नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस जो करेंगे ये भी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। इसमें स्टील को हीट करेंगे आप लोग का ये एबव क्रिटिकल टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर ये होगा जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर से ये ऊपर होगा, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होगा। तो इसके बाद हम इसको क्या प्रोसेस करेंगे, कैसे कूलिंग करेंगे, यहीं पर यही क्वेश्चन है। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में आप लोग का स्टील को हीट करेंगे, इसको आप लोग का एबव क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर में इसको हीट करेंगे। इसके बाद जो कूलिंग का जो प्रोसेस होगा ऑप्शन में चलेंगे। यहीं पर देखिए जो आप लोग का 19 नंबर का जो क्वेश्चन था, इसका आंसर नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में इसको स्टील को हीट करेंगे एबव क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके बाद इसको जो कूलिंग करेंगे स्लोली कूल्ड इन एयर, इसको स्लोली धीरे धीरे इसको हम लोग ठंडा करेंगे, स्लोली कूल्ड इन एयर, एयर कूलिंग करेंगे स्लोली। ऑप्शन ए के साथ चलिए, जो कि क्लियर आया नहीं है, स्लोली कूल्ड इन एयर, इसको एयर कूलिंग करेंगे, धीरे धीरे करके एयर कूलिंग करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन का सेटिंग ऐसा है, इसलिए टाइम टेकन होगा इसमें। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन ड्राई पेनेट्रेटिंग टेस्ट, जो डीपीटी टेस्ट करते हैं जिसका कि फुल फॉर्म होता है ड्राई पेनेट्रेशन टेस्ट होता है, तो इसमें स्टेप क्या होगा, तो पहला स्टेप जो होगा ये हो जाएगा आप लोग का क्लीन द सरफेस, जो सरफेस में आप लोग डीपीटी करना चाहते हैं इसको क्लीन करना पड़ेगा पहला स्टेप। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई पेनेट्रेंट, पेनेट्रेंट को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ा देर बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका भी टाइमिंग है, अप्लाई डेवलपर, इसके बाद डेवलपर को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो होगा इसमें अब हम लोग इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे इसमें क्रैक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यही होता है इसका प्रोसीजर। तो यहीं पर ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग का लगभग इसी प्रकार का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। ए बी सी डी ये आप लोग का जो 4 ऑप्शन को ठीक से आप लोग रीड कर लीजिए। अगर ऐसा ऑप्शन मिल रहा है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा आप लोग का छोटा साइज हो जा रहा है, साइड बाय साइड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका यही थोड़ा डीमेरिट्स है। एक तो क्वेश्चन आप लोग का टोटल छोटा छोटा हो गया है, इसके बाद ये साइड बाय साइड क्वेश्चन दे दिया गया है, इसके लिए आप लोग को थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा। फिर भी देखिए नया क्वेश्चन है, तो नया सेट क्वेश्चन में, नया डिवीजन का क्वेश्चन में जैसे भी आप लोग को कुछ नया क्वेश्चन मिलता है सीखने के लिए, तो ज़रूर इसको आप लोग लास्ट तक बढ़िया से देखिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑन व्हील्स इन इंडियन रेलवे। तो यहीं पर देखिए अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करेंगे, यूएसटी करेंगे, तो इंडियन रेलवे में जो यूएसटी यूज किया जाता है, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, तो यहीं पर ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में देख लीजिए, यहीं पर नीचे स्क्रॉल करवा रहे हैं, तो यहीं पर आप लोग का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये इंटरनल क्रैक जो जांच करते हैं एक्सेल का, इसके लिए ही यूएसटी यूज किया जाता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए, टू डिटेक्ट इंटरनल क्रैक्स इन एक्सेल, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं,
एडी करंट टेस्टिंग इज यूज टू डिटेक्ट, यहीं पर देखिए जो ECA एडी करंट एरे टेस्ट, एडी करंट टेस्टिंग, ये हम लोग क्या चीज़ के लिए एडी करंट टेस्ट करते हैं? तो यहीं पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा सरफेस क्रैक्स इन कंडक्टिव मटेरियल्स। यहीं पर देखिए जो एडी करंट टेस्ट के माध्यम से क्या हम लोग चेक करते हैं? सरफेस का क्रैक को चेक करते हैं कंडक्टिव मटेरियल के लिए। सरफेस क्रैक्स इन कंडक्टिव मटेरियल ऑप्शन ए में है, जो कि क्लियर आया नहीं, इसको हम लिख दे रहे हैं, सरफेस क्रैक्स इन कंडक्टिव मटेरियल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 23 में, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पावर सोर्स फॉर MIG वेल्डिंग मेटल इनट गैस वेल्डिंग। तो यहीं पर देखिए MIG वेल्डिंग के लिए, MIG मेटल इनट गैस वेल्डिंग के लिए जो पावर सोर्स यूज करते हैं ये किस प्रकार का होना चाहिए? तो ये आप लोग का बोथ जो AC DC दोनों में ही आप लोग का मिग वेल्डिंग होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहीं पर सही आंसर जो हो जाएगा आप लोग का, सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर आर्क वेल्डिंग के लिए जो क्वेश्चन आता है इसमें बोथ हो जाएगा। अगर सिंपल आर्क वेल्डिंग दिया हुआ है तो इसमें AC प्लस DC दोनों यूज करेंगे, लेकिन यहीं पर क्वेश्चन है MIG मेटल इनट गैस वेल्डिंग के लिए, तो इसमें आप लोग का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डायरेक्ट करंट। तो मोस्ट कॉमनली जो पावर सोर्स यूज किया जाएगा ये DC या डायरेक्ट करंट होगा। देखिए आप लोग एकदम हड़बड़ी में गलत ऑप्शन मत चूज कीजिए, गलत ऑप्शन मत लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टिक वेल्डिंग। यहीं पर देखो जो स्टिक वेल्डिंग है या SMAW वेल्डिंग है, जो कि सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, इसमें आप लोग का यहीं पर देखिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, इसका आप लोग का यहीं पर कोई एक आप लोग का इसमें क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है पूछ रहा है। तो ऑप्शन में चलेंगे और देखेंगे, तो यहीं पर आप लोग का जो सही ऑप्शन हो जाएगा रिक्वायर्स ए कंस्टेंट करंट पावर सोर्स। तो यहीं पर SMAW वेल्डिंग के लिए सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग या स्टिक वेल्डिंग, इसके लिए जो यहीं पर कैरेक्टरिस्टिक होगा ये आप लोग का क्या होना चाहिए? तो इसमें हम लोग को कांस्टेंट करंट पावर सोर्स चाहिए, ये चाहिए कांस्टेंट करंट पावर सोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। क्वेश्चन नंबर 25, द वेल्डिंग स्पीड इफेक्ट्स। ये वेल्डिंग का स्पीड क्या इफेक्ट करता है? तो वेल्डिंग स्पीड जो इफेक्ट करेगा इसके लिए ऑप्शन क्या दिया है उसको रीड करते हैं। द वेल्डिंग स्पीड इफेक्ट्स, अगर वेल्डिंग का स्पीड अगर है, वेल्डिंग स्पीड है, तो क्या चीज़ में ये इफेक्ट कर सकता है? तो ऑप्शन एक एक करके रीड कीजिए। यहीं पर ऑप्शन डी में देखते हैं, जो कि यहीं पर एक एक ऑप्शन देख लेते हैं। द वेल्डिंग स्पीड इफेक्ट्स हीट इनपुट टू द वेल्ड जोन। आप लोग का जो हीट इनपुट होगा वेल्ड जोन के लिए इसमें इफेक्ट करेगा। तो ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है, हीट इनपुट्स टू द वेल्ड जोन, हीट इनपुट होगा वेल्ड जोन में। द फ्यूजन ऑफ बेस मेटल, बेस मेटल का फ्यूजन होगा, फ्यूज होगा, मेल्ट होगा। द फाइनल अपीयरेंस एंड क्वालिटी ऑफ द वेल्ड। तो ये आप लोग का फाइनल जो आप लोग का अपीयरेंस होगा, दिखने में कैसा दिखेगा, फाइनल कैसे दिखेगा, और वेल्डिंग का क्वालिटी कैसा होगा, ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहीं पर
ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तो वेल्डिंग का स्पीड के चलते जो इफेक्ट होगा, ये आप लोग का फाइनल अपीयरेंस कैसा होगा, क्वालिटी कैसा होगा, ये भी सही है। इसके बाद आप लोग का जो मेटल का फ्यूजन कैसा होगा, मेल्ट कौन सा रेट में होगा, कैसा होगा, ये भी इफेक्ट होगा। और ये हीट इनपुट टू वेल्ड जोन, जो आप लोग का वेल्ड जोन में हीट इनपुट कितना होगा, तो यहीं पर ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दिस, ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, टू प्रिवेंट स्लैक इंक्लूजन इन ए वेल्ड वन शुड। यहीं पर देखिए, अगर आप लोग का वेल्डिंग करते हुए जो स्लैक अगर इंक्लूजन हो जा रहा है, इसमें स्लैक अगर आप लोग का इंसर्ट हो जाता है, इंक्लूजन होता है, तो ये कंडीशन में आप लोग को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 26, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये देखिए एक एक करके आप लोग आंसर लीजिए। ये आप लोग का आंसर जो हो जाएगा, क्लीन द वर्क सरफेस प्रॉपरली बिफोर वेल्डिंग। यहीं पर आप लोग जब वेल्डिंग करने से पहले जो सरफेस रहेगा मेटल का सरफेस, इसको प्रॉपरली क्लीन कीजिए। जो मेटल में आप लोग वेल्डिंग करना चाहते हैं, क्लीन द वर्क सरफेस प्रॉपरली बिफोर वेल्डिंग, वेल्डिंग से पहले मेटल का वर्क सरफेस को क्लीन करना चाहिए। एवॉइड एक्सेसिव प्री हीटिंग, प्री हीटिंग आप लोग का एक्सेसिव प्री हीटिंग को एवॉइड करना चाहिए, एक्सेस प्री हीटिंग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्रैकिंग इन वेल्ड जॉइंट कैन बी रिमेडिएड बाय। यहीं पर देखिए आप लोग का क्वेश्चन है, वेल्ड जॉइंट के दरार को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। जब भी वेल्डिंग करते हैं तो इसमें आप लोग का जो क्रैक होगा, तो इसको क्रैक आप लोग का क्रैक को सुधारने के लिए, क्रैक नहीं होने के लिए, दरार नहीं होने के लिए क्या करेंगे वेल्डिंग के दौरान। तो यहीं पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। क्रैकिंग इन द वेल्ड जॉइंट कैन बी रिमेडिएड बाय, वेल्डिंग करते हुए जो जॉइंट में क्रैक नहीं होगा, तो ये इसके लिए आप लोग का हम लोग को क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा। इंक्रीजिंग वेल्डिंग स्पीड, वेल्डिंग करते हुए इसका स्पीड आप लोग ठीक रखिए, वेल्डिंग स्पीड इंक्रीज कीजिए, बढ़ाइए। रिड्यूसिंग हीट इनपुट, वेल्डिंग स्पीड इंक्रीज करना है। इसके बाद रिड्यूसिंग हीट इनपुट, हीट इनपुट को रिड्यूस कीजिए। यूजिंग ए हाई स्ट्रेंथ फिलर मटेरियल, जो फिलर मटेरियल यूज करेंगे ये हाई स्ट्रेंथ वाला होना चाहिए। तो यहीं पर ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन डी के साथ चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का जो कैरेज रिपेयर वर्कशॉप में वेल्डिंग रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके बारे में भी आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। वेल्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं, अकॉर्डिंग टू ISO 3834 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की एस्पेक्ट ऑफ वेल्डर क्वालिफिकेशन। तो यहीं पर देखिए, जैसे कि यहीं पर आप लोग का ISO 3834 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो सर्टिफिकेशन करता है वेल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, WMS के लिए 3834, तो इसके अनुसार एक वेल्डर का जो क्वालिफिकेशन होगा, इसके लिए आप लोग का जो योग्यता के लिए मुख्य पहलू क्या नहीं होगा। तो वेल्डर का क्वालिफिकेशन के लिए आप लोग का योग्यता जो होगा, क्वालिफिकेशन होगा, आप लोग का क्या नहीं होना चाहिए इसमें। तो देखते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन ठीक से आप लोग रीड कीजिए। तो यहीं पर आप लोग का जो ऑप्शन होगा, यहीं पर आप लोग का जो क्वेश्चन है, यहीं पर आप लोग का नॉट ए की एस्पेक्ट पूछ रहा है, क्या नहीं है यही पूछ रहा है। तो यहीं पर आप लोग का सही जो आंसर हो जाएगा,
द वेल्डर्स एक्सपीरियंस इन मैनुअल वेल्डिंग, ये आप लोग का नहीं होना चाहिए, वेल्डर एक्सपीरियंस इन मैनुअल वेल्डिंग। तो यहीं पर आप लोग का और एक बार एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अकॉर्डिंग टू ISO 3834 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए की एस्पेक्ट ऑफ वेल्डर क्वालिफिकेशन। तो यहीं पर ISO 3834 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डर की योग्यता के लिए मुख्य पहलू नहीं है। तो मेन आप लोग का ये जो पहलू नहीं है पूछ रहा है, क्या एस्पेक्ट नहीं है पूछ रहा है। तो क्या क्या एस्पेक्ट है देखते हैं। यहीं पर देखिए वेल्डेबिलिटी इन बेस मटेरियल, तो बेस मटेरियल में वेल्डेबिलिटी होना चाहिए, ये आप लोग का ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। करेक्टनेस ऑफ द वेल्डिंग प्रोसीजर, एक वेल्डिंग प्रोसीजर जो पूरा फॉलो करेंगे उसका करेक्टनेस ये सही होना चाहिए वेल्डिंग प्रोसीजर। नेक्स्ट देखते हैं कंप्लायंस विथ वेल्डिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड। आप लोग का जो वेल्डिंग कोड और स्टैंडर्ड है तो इसका पालन आप लोग को करना पड़ेगा, ये भी आप लोग का एकदम सही स्टेटमेंट है। तो वेल्डर के लिए आप लोग का जो आप लोग का स्टेटमेंट सही नहीं होगा, जो योग्यता इसका नहीं होगा, तो ये हो जाएगा द वेल्डर्स एक्सपीरियंस इन मैनुअल वेल्डिंग। तो आप लोग का वेल्डर का एक्सपीरियंस जो मैनुअल वेल्डिंग में है ये होना है, जो कि ये आप लोग के लिए कोई मायने नहीं रखता है। बाकी जो आइटम्स जो अभी बोला गया है ये सब जैसे भी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। इन टर्निंग प्रोसेस द टूल मूव्स, टर्निंग प्रोसेस जब टर्निंग करेंगे कोई भी मेटल का मटेरियल का जॉब का, तो ये कंडीशन में द टूल मूव्स, तो ये टूल जो मूव करेगा ये आप लोग का कैसे मूव करेगा, यहीं पर क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का एलंग द एक्सिस ऑफ द वर्क पीस, ये जो आप लोग का टूल मूव करेगा ये कैसे मूव करेगा, एलंग द एक्सिस, एक्सिस के एलंग में ये मूव करेगा, वर्क पीस का एक्सिस का एलंग में ये आप लोग का मूव करेगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, जो कि यहीं पर देखिए क्लियर आया नहीं है, इसका आंसर ये हो जाएगा एलोंग द एक्सिस ऑफ द वर्क पीस। तो टर्निंग प्रोसेस में आप लोग का टूल का जो मूवमेंट होगा, जो टूल यूज करेंगे कटिंग टूल, तो ये होगा जो वर्क पीस का जो एक्सिस है इसके एलोंग ही ये आप लोग का हो जाएगा इसका टूल का मूवमेंट। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हिच ऑफ द कटिंग टूल इज टाइपिकली यूज्ड इन टर्निंग ऑपरेशन, टर्निंग ऑपरेशन में जो कटिंग टूल यूज होगा ये आप लोग का कटिंग टूल कैसा होना चाहिए। तो जो कटिंग टूल टर्निंग ऑपरेशन के लिए यूज होता है, जैसे कि लेथ में आप लोग जो टर्निंग ऑपरेशन कर रहे हैं इसके लिए जो टूल यूज होगा ये किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी में देखिए, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। टर्निंग ऑपरेशन में जो टूल यूज होगा ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, ये भी क्वेश्चन देखिए ठीक नहीं आया हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लानिंग मशीन, जो प्लानर मशीन होता है, जो प्लानिंग मशीन होता है, इसका आप लोग का क्या स्टेटमेंट जो दिया गया है इसमें कौन सा ट्रू है, कौन सा सत्य होना चाहिए। तो ये प्लानिंग मशीन के लिए पूछा है, प्लानर मशीन के लिए। तो ये जो आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा प्लानर मशीन में वर्क पीस मूवमेंट करेगा टू द कटिंग टूल। कटिंग टूल आप लोग का यहीं पर वर्क पीस जो होगा ये आप लोग का रेसिप्रोकेटिंग होगा, रेसिप्रोकेट होगा, ये आप लोग का रेसिप्रोकेट होके मूव करेगा। और यहीं पर आप लोग का जो टूल होगा कटिंग टूल होगा ये स्टेबल होगा, ये स्टेशनरी होगा। तो ऑप्शन ये ही सही हो जाएगा, द वर्क पीस इज मूव टू द कटिंग टूल। वर्क पीस जो होगा ये कटिंग टूल के तरफ ये मूवमेंट होगा।
तो यहीं पर आप लोग का वर्क पीस जो है ये आप लोग का मूव करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा। और कटिंग टूल जो होगा ये स्टेशनरी होगा, ये स्थित रहेगा। Which of the following is the most common type of cutter used in milling operation? मिलिंग ऑपरेशन में जो कॉमन कटर यूज करते हैं, तो ये कॉमन कटर जो है इसका नाम क्या है? तो ये है आप लोग का फेस मिलिंग कटर हो जाएगा, ये हो जाएगा फेस मिलिंग कटर। इसके साथ साथ एंड मिलिंग कटर, और बल बल कटर भी आप लोग का यूज होता है, बल कटर। तो मिलिंग ऑपरेशन में जो जनरली कटर यूज किया जाता है ये है आप लोग का फेस मिलिंग कटर, इसके साथ एंड मिलिंग कटर और बल कटर। तो यहीं पर सही आंसर जो हो जाएगा ये होगा आप लोग का फेस मिल कटर। ये आप लोग का मोस्ट कॉमनली यूज होता है। इन थ्रेड कटिंग प्रोसेस द कटिंग टूल, जब भी चूड़ी काटेंगे या थ्रेड कटिंग करेंगे, इसमें कटिंग टूल जो है ये आप लोग का कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो जो थ्रेड कटिंग प्रोसेस होगा इसमें कटिंग टूल का जो मूवमेंट होगा ये मूवमेंट कौन सा डायरेक्शन में होगा? तो यहीं पर आप लोग का जो कटिंग टूल मूव होगा ये आप लोग का कटिंग टूल मूव्स इन ए हेलिकल पाथ। ये ऐसे आप लोग का कटिंग टूल जो होगा ऐसे हेलिकल पाथ में ही इसका मूव होगा। थ्रेड कटिंग प्रोसेस में कटिंग टूल का मूवमेंट हेलिकल पाथ में होगा। तो यहीं पर आप लोग का ये ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो मूव इन वर्टिकल डायरेक्शन दिया है, इसके बाद ऑप्शन देखते हैं। इट इज रोटेटेड व्हाइल वर्कपीस रिमेन्स स्टेशनरी, मूव linearly along the axis of the workpiece, कट मटेरियल्स ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द वर्कपीस। तो इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट चलते हैं। द पीच ऑफ द थ्रेड इज डिफाइंड एज, यहीं पर देखिए एक थ्रेड है, एक थ्रेड का पीच डिफाइन करेंगे। तो यहीं पर एक अगर ये इसी प्रकार का आप लोग का थ्रेड होगा तो यहीं पर दो कंजुगेटिव थ्रेड जो रहता है इसका बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको ही हम लोग पीच बोलते हैं। तो इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव और टू एडजेसेंट थ्रेड हो जाएगा। दो आप लोग का जो लगा हुआ थ्रेड का बीच में जो आप लोग का डिस्टेंस या डायमेंशन रहेगा इसी को ही पीच कहा जाएगा। तो यहीं पर सही ऑप्शन हो जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट थ्रेड्स। नेक्स्ट चलते हैं। इन टेपर टर्निंग द कटिंग टूल इज फेड, टेपर टर्निंग ऑपरेशन में कटिंग टूल को फेड करेंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन में ये कटिंग टूल यूज होगा या ये फीडिंग करेगा? ये टेपर टर्निंग में। तो टेपर टर्निंग ऑपरेशन के लिए कटिंग टूल का पोजीशन देखेंगे। टेपर टर्निंग में कटिंग टूल का जो ऑपरेशन होगा एट एन एंगल टू द वर्कपीस एक्सिस, ये आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो ये आप लोग का वर्कपीस के साथ एक एंगल में रहेगा कटिंग टूल टेपर टर्निंग ऑपरेशन में। इन गियर कटिंग व्हिच
मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर कटिंग इंटरनल गियर्स। गियर कटिंग के लिए देखेंगे दो मेथड, जो प्रक्रिया जो कॉमनली जनरली यूज होता है कटिंग इंटरनल गियर्स, इंटरनल गियर कट करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है कॉमनली, तो ये प्रोसेस क्या होगा? तो यहीं पर ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिया गया है, शेपिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग और हॉबिंग। तो यहीं पर आप लोग का जो शेपिंग या शेपर मशीन के साथ जो ऑपरेशन करेंगे, जो गियर कटिंग ऑपरेशन, ये कॉमनली जो मशीन यूज होगा इंटरनल गियर्स कट करने के लिए, काटने के लिए, ये हो जाएगा शेपिंग हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट ए पार्ट ऑफ बोर गेज। यहीं पर देखिए एक बोर गेज है, तो ये बोर गेज में कौन सा पार्ट्स नहीं है पूछ रहा है, नॉट ए पार्ट ऑफ बोर गेज। तो यहीं पर इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये होगा मेजरिंग जो, ये इसका पार्ट्स नहीं है। बाकी जो प्लंजर है आप लोग का बोर गेज का पार्ट्स है, डायल इंडिकेटर भी है, स्पिंडल भी है, लेकिन मेजरिंग जो है ये बोर गेज का ये पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी के साथ चलिए। ये फिलर गेज इज यूज टू मेजर। फिलर गेज का काम क्या होता है? तो इसका माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, दो जो मैटिंग पार्ट्स होता है इसका बीच में जो गैप होता है इसको ही मेजर करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थिकनेस ऑफ गैप हो जाएगा। दो पार्ट्स के बीच में जो गैप रहेगा इसका थिकनेस को मेजर करने के लिए फिलर गेज यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक छोटा मैथ है, इफ ए वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन and 49 division on the main scale. If a vernier scale has a 50 division and 49 division on the main scale, what is the least count? तो यहीं पर आप लोग का लिस्ट काउंट पूछा है, सबसे कम मेजरमेंट कितना लेंगे। एक वर्नियर स्केल में 50 डिवीजन है और 49 डिवीजन जो है ये मेन स्केल में है, ये कंडीशन में लिस्ट काउंट कितना होगा? तो यहीं पर आप लोग का जो 50 वर्नियर स्केल डिवीजन 50 VSD, ये आप लोग का मेन स्केल में कितना डिवीजन के बराबर होगा? ये हो जाएगा 49 MSD मेन स्केल डिवीजन। 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होगा इक्वल होगा 49 मेन स्केल डिवीजन के साथ। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन ये कितना हो जाएगा? ये 49/50 मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, ये होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो यहीं पर ये कितना हो जाएगा? ये 1 MSD, VSD का वैल्यू है 49/50 MSD। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कर देने से 50 माइनस 49/50 मेन स्केल डिवीजन, जो कि ये होता है 1/50 MSD हो जाएगा, मेन स्केल डिवीजन हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोग जैसे कि जानते हैं 1 MSD बराबर जो होता है ये 1 mm होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन बराबर 1 mm। तो यहीं पर आप लोग का जो 150 mm जो होगा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.02 mm। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए, यहीं पर ऑप्शन देखिए जो ऑप्शन ए में है ये करेक्ट हो जाएगा, लिस्ट काउंट 0.02 mm होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में, व्हिच थ्रेड
स्टैंडर्ड इज वाइडली यूज्ड इन इंडियन रेलवे फॉर बोल्ट एंड नट्स। तो यहीं पर देखिए आप लोग का इंडियन रेलवे के लिए जो बोल्ट एंड नट यूज हो रहा है, तो इसके लिए जो थ्रेड का स्टैंडर्ड होगा ये क्या होगा, ये मैट्रिक स्टैंडर्ड हो जाएगा, मैट्रिक थ्रेड हो जाएगा। व्हाट इज द यूनिट और मेजरमेंट ऑफ द पिच ऑफ ए मैट्रिक थ्रेड। तो मैट्रिक थ्रेड का पिच मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज होता है, तो यहीं पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन में ये देख लीजिए, ये हो जाएगा थ्रेड पर मिलीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्रेड पर मिलीमीटर, इसका यूनिट होगा जो थ्रेड हम लोग मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि ये आप लोग का मैट्रिक सिस्टम में, अगर इसको ब्रिटिश सिस्टम में देखेंगे तो इसमें जो यूनिट होगा थ्रेड मेजरमेंट के लिए सिंपली हम लोग जो यूज करते हैं ये टीपीआई यूज करते हैं। तो टीपीआई जो होता है थ्रेड पर इंच, नेक्स्ट चलते हैं। टू अवॉइड टिल्टिंग व्हाइल कर्व नेगोशिएशन एलएचबी कोच आर फिटेड विथ। तो यहीं पर देखिए जब भी कर्व को नेगोशिएट करेंगे, जब भी कर्व एरिया दे के एलएचबी कोच को गुजरना पड़ेगा टू अवॉइड टिल्टिंग। तो ये देखिए आप लोग का कर्व नेगोशिएशन करते हुए कोच को झुकाव से बचने के लिए, तो एलएचबी कोच में जो आइटम जो पार्ट्स फिट होता है ये क्या होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एंटी रोल बार है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। द टॉर्क वैल्यू टू बी अप्लाइड फॉर द एक्सेल एंड कवर इज डेस न्यूटन मीटर। एक्सेल बॉक्स एंड कवर में जो आप लोग का नट बोल्ट यूज होगा इसको टाइट करेंगे कितना टॉर्क देके 170 न्यूटन मीटर। ब्रेक एक्सेलरेटर इज कनेक्टेड टू। तो यहाँ पर देखिए ब्रेक एक्सेलरेटर हमेशा बीपी लाइन के साथ कनेक्ट होता है, इसका काम होता है इमरजेंसी ब्रेकिंग के लिए ये यूज होता है ब्रेक एक्सेलरेटर। ये देखिए क्वेश्चन बीच बीच में ये क्लियर आया नहीं है। व्हिच टाइप ऑफ सीबीसी इज फिटेड इन एलएचबी कोचेस। एलएचबी कोचेस में किस प्रकार का सीबीसी फिट होता है, तो ये होता है एस टाइप का, ये होता है ए आर एस टाइप, टाइट लक, सेंटर बफर कपलर, इन order to avoid jerk in LHB coaches with CBC which type of draft gear are provided। तो यहाँ पर देखिए LHB कोच में जार को अवॉइड करने के लिए, जार को दूर करने के लिए, रोकने के लिए, तो जिस प्रकार का ड्राफ्ट गियर यूज होता है ये होता है आप लोग का BDG यूज होता है, बैलेंस ड्राफ्ट गियर BDG, जिसका कि पूरा नाम है बैलेंस्ड ड्राफ्ट गियर। इन कोचिंग ट्रेन्स एक्जुलरी रिजर्वर इज चार्ज टू। यहीं पर देखिए आप लोग का जो कोचिंग ट्रेन है, तो कोचिंग ट्रेन में ऑक्सिलरी रिजर्वर चार्ज टू, तो ये चार्ज होता है आप लोग का जैसे कि एफपी के माध्यम से चार्ज होता है, तो ये चार्ज होता है आप लोग का 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ये चार्ज होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मच ऑयल रिक्वायर्ड फॉर वन साइड बियरर ऑयल बाथ। तो यहीं पर देखिए आईसेफ कोच के लिए वो एक साइड बियरर में जो ऑयल का क्वांटिटी यूज होगा ये 2 लीटर लगेगा। स्टैंडर्ड व्हील गेज, यहीं पर देखिए
स्टैंडर्ड व्हील गेज पूछा है जो कि 1600 mm होता है ICF। और गुड्स के लिए जो व्हील गेज है ये 1600 +2 -1 mm। इसी में ही स्टैंडर्ड मैक्सिमम मिनिमम निकलता है, आप लोग को पता है। तो इसके बाद आप लोग का LHB के लिए जो व्हील गेज है ये 1600 +- 1 mm। वंदे भारत के लिए व्हील गेज 1600 +- 3 mm। तो ये सब जरूर याद रखें, इसी से ही आप लोग का स्टैंडर्ड मैक्सिमम मिनिमम व्हील गेज निकलता है। पीरियोडिसिटी ऑफ पीएच ऑफ ICF कोच का पीरियड का ओवरऑलिंग पूछ रहा है जो कि ये 18 महीना होता है। और ये होता है ये आप लोग का जो है ये सब्सिक्वेंट ये पीओच है, पीरियोडिकल ओवरऑलिंग है। न्यू बिल्ड कोच के लिए आप लोग का फास्ट पीओच जो होगा ये होगा आप लोग का 24 मंथ में। व्हाट इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इंच mm। यहीं पर देखिए मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक पूछ रहा है जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा 127 mm। रिडक्शन इन BP प्रेशर फॉर मिनिमम एप्लीकेशन, यहीं पर देखिए BP प्रेशर कितना अमाउंट में रिडक्शन करेंगे घटाएंगे तो इसको हम लोग मिनिमम एप्लीकेशन बोलेंगे। तो ये हो जाएगा आप लोग का जो मिनिमम एप्लीकेशन ये हो जाएगा 0.5 से 0.8 kg/cm² मिनिमम। इसके बाद देखेंगे सर्विस एप्लीकेशन ये जो कि 0.8 से 1.0 kg/cm²। यहीं पर 0.8 से 1 kg/cm² सर्विस एप्लीकेशन। फुल सर्विस एप्लीकेशन 1 kg से 1.5 kg तक 1 to 1.5 kg/cm² फुल सर्विस एप्लीकेशन। और जो इमरजेंसी एप्लीकेशन होगा ये एबव 1.5 kg/cm²। ये भी प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो इसको हम लोग इमरजेंसी एप्लीकेशन बोलेंगे। D1 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHB कोच इज डन इन डिपो 1 शेड्यूल जो होगा मेंटेनेंस शेड्यूल इसका पीरियोडिसिटी इंटरवल क्या है ये हर एक ट्रिप में होता है एवरी ट्रिप में। इसी हिसाब से D2 ये महीना वाला शेड्यूल है 1 मंथ ±3 डेज। D3 डिपो 3 शेड्यूल ये होगा 6 मंथ ±15 डेज। द फुल फॉर्म ऑफ ACP इज ACP का फुल फॉर्म अलार्म चेन पुलिंग। अलार्म चेन पुलिंग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। द रेट ऑफ लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग इन कोचिंग स्टॉक शुड नॉट बी मोर देन। तो यहीं पर देखिए SCTR के लिए ये लीकेज रेट पूछ रहा है कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 0.2 kg/cm² पर मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन यहीं पर ए के साथ चलिए 0.2 kg/cm² पर मिनट हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहीं पर फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं। वीडियो बहुत ही बड़ा हो जा रहा है और क्वेश्चन का सेटिंग भी ठीक नहीं है इसीलिए टाइम टेकन हो रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोग इससे कुछ समझ पाए होंगे, कुछ इसमें सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक्स कीजिए। अरे इसका सेकंड पार्ट
बहुत ही जल्द आप लोग के सेवा में अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।